तो शुभ समाचार में सबसे पहले शुरुआत करेंगे युद्ध के मैदान से। वतन वापसी की ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत वतन वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु लगातार चला रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत युद्ध भूमि से भारत सरकार भारतीयों को सुरक्षित वापस ला रही है। और आपको बता दें, देखिए, इस मिशन की शुरुआत 19 जून को हुई थी। तब से लेकर अब तक ईरान से 1713 लोग सुरक्षित वापस पहुंच चुके हैं। कल रात 11:30 बजे एक फ्लाइट बाकायदा 285 लोगों को लेकर भारत लौटी थी। और जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने से मिले तो इनकी आंखें नम हो गई। ये अपनों से मिलकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। ये विषम परिस्थितियों से निकलकर अपनों से मिलने की जो सुकून होता है वो नजर आ रहा था। ईरान से लौटे ज़्यादातर भारतीयों में छात्र हैं। ईरान में अपने परिवार से दूर पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन 12 जून को जब ईरान के आसमान में मिसाइल हमले हुए तो ईरान में बैठे छात्रों का जो परिवार है वो भारत में परेशान होता हुआ नजर आया। लोगों ने अपनों को वापस लाने के लिए सरकार से अपील की, गुहार लगाई और भारत सरकार ने भी बिना वक्त गंवाए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और भारतीयों को युद्ध भूमि से निकालकर ये जो कार्य है एवैक्यूएशन का ये शुरू कर दिया। और लगातार प्रयास ऐसा किया जा रहा है कि चाहे ईरान हो, इजराइल हो, सीमावर्ती जो देश हैं वहाँ पर पहले उनको पहुँचाया जा रहा है और फिर एक एक फ्लाइट करके वतन वापसी सुनिश्चित की जा रही है। पूरा परिवार हमारा इस वक्त ईरान में था। कोई पैसा ना होटल में लिया, ना खाने का कोई खर्चा, किसी से कुछ खर्चा नहीं लिया। सब हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने उठाया पूरा खर्चा। तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। हालात जैसे भी हो, मगर हमारे इंडिया वालों को अपने हिंदुस्तान पर पूरा भरोसा था कि हर हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकालेंगे हमें हर हाल में। क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो जाहिर आप कर पा रही हैं। बहुत, और आई थैंक इंडियन गवर्नमेंट की हम वहाँ पे बहुत परेशान थे और उन्होंने हमें सेफली हमें अपने घर तक पहुँचाया एंड वी आई थैंक देम अ लॉट। और या इंडियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज ईरानियन गवर्नमेंट, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी इवैक्यूएट करने में। एंड या इंडिया इज ऑलवेज द टॉप। वहाँ पर भी हम लोग की रुकने का एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू और जय हिंद। बहुत ज्यादा पैनिक था सर, लेकिन मैं इंडिया गवर्नमेंट को इसलिए और शुक्र करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें एक सेफ जगह पे रखा जहाँ पर कोई ड्रोन का सिस्टम नहीं था। सब स्टूडेंटों को निकाला, एम्बेसी ने अपनी तरफ से पैसे दिए, होटलों के, कार के, हमें एयरपोर्ट पहुंचाया। और इंडियन एम्बेसी के लोग जो वहाँ नॉन मुस्लिम काम कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंडिया की मोदी जी की, खामने साहिब की, ईरान को भी सलूट है और इंडिया को भी ऐसे ही आबाद रहे। देखा कि ईरान ने अपना जो एयरवेज है वो भी खोला, इंडिया के लिए खोला। ये बहुत बड़ी बात है ना, किसी मुल्क ने खोला, कहीं फ्लाइट नहीं गई। सारे इराक के भी लोग फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के भी लोग फंसे हुए हैं, बाय बॉर्डर जा रहे हैं जिन्हें 4-4 डेज लगते हैं। भाई हम 2 घंटे में आ गए, हमें पता ही नहीं चला कि बॉम्बे से दिल्ली आ गए। तो सर बहुत अच्छा और सलूट है। जय हिंद, जय भारत। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी करवा रही है। ऐसे में भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक विशेष विमान के तहत ईरान से छात्रों की वापसी करवाई जा रही है। देखिए, ईरान इजरायल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1713 भारतीयों को निकाला गया है। रविवार रात 11:30 बजे एक प्लेन 285 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। बिल्कुल पूजा। और देखिए, इससे पहले 21 जून यानी शनिवार को 600 भारतीयों को बाकायदा रेस्क्यू किया गया था। इससे पहले 20 जून को भी एक प्लेन भारतीयों को लेकर वापस लौटा था, जिसमें करीब 407 भारतीय शामिल थे। वहीं इससे पहले 19 जून यानी कि जब ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत हुई तब 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे थे। अगले 2 दिन के लिए 2 से 3 फ्लाइट आने वाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इजरायल से भी भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 160 भारतीयों का जत्था इजरायल से निकल चुका है और जॉर्डन में पहुंच चुका है। आज ये जो बैच है दिल्ली वापस पहुंच जाएगा। तो इजरायल में करीब 40,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें केयरगिवर, छात्र और मजदूर काफी ज्यादा शामिल हैं। देखिए, देर रात एक विशेष विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचा और यहां पर देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा
उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। और ईरान से लौटने वालों में छात्रों के साथ साथ देखें दूसरे लोग भी, उनके परिवार वाले भी वहां पर शामिल थे। वतन वापसी को लेकर इन सभी के चेहरे में एक खुशी थी, चमक थी, भावुकता थी। अपनों से मिलकर वो भावुक नजर आए। साथ ही साथ भारत के इस ऑपरेशन का सभी ने जमकर तारीफ की और गुणगान किया। वतन वापसी की खुशी क्या होती है, इन तस्वीरों में वो साफ साफ नजर आ रहा है। ईरान से लौटने वाले अपनों के इंतजार में लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हुए थे। स्पेशल विमान के आने के बाद जब लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। परिजन बाहें फैलाकर अपनों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। अपनों से जब मुलाकात हुई तो वो पल बेहद भावुक करने वाला था। वतन लौट कर आए लोग परिजनों के गले मिलकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, खुशी वतन वापसी की, खुशी अपनों के सकुशल आने की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है। इसके तहत लगातार भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। रविवार शाम 4:30 बजे के करीब भी एक विशेष फ्लाइट से 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया था, तो देर रात 285 भारतीयों को भी एक विशेष विमान दिल्ली लेकर पहुंचा। अब तक कुल 1713 भारतीयों की ऑपरेशन सिंधु के तहत वतन वापसी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीयों का आने का सिलसिला वो जारी है। इस समय 285 लोगों का जो एक और बैच है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है। तकरीबन 8 फ्लाइट्स के जरिए 1713 जो लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। बीती रात 11:30 बजे के करीब ईरान के मशहद शहर से लौटे भारतीयों के चेहरे खुशी। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आज भी मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस बीच दिल्ली के लिए भी एक गुड न्यूज है। आज दिल्ली में बारिश और तेज हवा चल सकती है। और अभी जो दिल्ली का मिजाज है उसको देखकर लग रहा है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होगी। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अगले 1 से 2 दिन में मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। अभी तक दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से 2-4 होना पड़ रहा है। गर्मी से राहत की तलाश में कई लोग कश्मीर पहुंचे हैं, मगर वहां भी गर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। बताया गया है कि श्रीनगर में गर्मी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि दिन के वक्त ही नहीं, रात के वक्त भी खूब गर्मी पड़ रही है। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शिंकुला दर्रा बर्फ से पटा पड़ा है। यहां जून के महीने में भी माइनस में तापमान है और बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंचे हैं। देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर झारखंड तक के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी रविवार को बारिश जारी रही। देश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। जहां तक देश की राजधानी दिल्ली की बात है तो यहाँ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 27 जून तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा 1 से 2 दिन में यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने का अनुमान भी जताया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना है।
असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की बारिश से रविवार को राजधानी भोपाल समेत पूरा मध्य प्रदेश तरबतर हो गया। आज भी यहां भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो, ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। 5 दिनों के अंदर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अनेक जिलों के अंदर जो है वो वाइड स्प्रेड रेनफॉल गतिविधि को जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जो है वो डे 2 के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है, जो कि शाहजहाँपुर, राजगढ़, उज्जैन और आगर मालवा जैसे जिलों के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है। अर्थात काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल जो है वहाँ पे रहने की उम्मीद डे 2 के अंदर बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 1-2 दिन में उत्तरी अरब सागर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी बचे हिस्सों, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिन राज्यों के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है उनमें गुजरात भी शामिल है। क्या कहना है मौसम विभाग का, आइए जानते हैं। में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में, गुजरात रीजन में साउथ गुजरात रीजन जिसमें नवसारी, वलसाड़, दादर नगर हवेली और दमन है। सौराष्ट्र कच्छ में अगर देखें तो द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और राजकोट में रेड अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज के लिए दिया गया है। और डे 2 से डे 7 की अगर बात करें तो वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जो पहले डे 5 तक ऑरेंज अलर्ट के साथ और डे 6 और 7 में येलो अलर्ट के साथ वेरी हैवी रेन का अलर्ट दिया गया है। दाहोद हो गया, साबरकाठा, बानसकाठा, कच्छ और अहमदाबाद, गांधीनगर, इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। मछुआरों के लिए डे 1 से डे 5 तक वार्निंग है। वहीं चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर खतरा बने पड़े बड़े बड़े पत्थर को एसडीआरएफ के जवानों ने हटा दिया है। ये बड़ा पत्थर ग्लेशियर पर अटका हुआ था। बर्फ पिघलने पर यह पत्थर किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। रविवार दोपहर तीर्थ यात्रियों के लिए जाने के बाद इस पत्थर को हटाया गया। ये पत्थर ग्लेशियर से अलग होने के बाद नीचे की तरफ लुढ़क गया। अब इस पत्थर की वजह से तीर्थ यात्रियों को कोई भी खतरा नहीं है। अब यात्री और घोड़े इस रास्ते से आसानी से जा सकते हैं। आज इस पत्थर को हटाकर रास्ते से दूर भी किया जाएगा। तो देखिए, मौसम ऐसा है कि इन दिनों पहाड़ों की यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ जमीन खिसकने की घटनाएं लगातार होती हैं, भूस्खलन होते हैं। हाल ही में चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी मलबा आ गया। भूस्खलन से मार्ग के दोनों तरफ यात्री अचानक फंस गए। कुछ लोगों को वापस लौटना है तो कुछ को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तक पहुंचना है। हालांकि मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, लेकिन लगातार पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से काम में देरी हो रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मौसम के मिजाज बदलते ही भूस्खलन देखने को मिलता है। वहीं अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। कश्मीर इन दिनों बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहा है। श्रीनगर में रात में तापमान ने 134 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले रात के तापमान में 24 डिग्री तक भी कमी नहीं पहुंच पाई। वहीं दिन में भी 20 साल बाद इतनी गर्मी दर्ज की गई। इस गर्मी की वजह से सैलानियों के साथ साथ कश्मीर के लोग भी बेहद परेशान हैं। जून के महीने में खुशनुमा मौसम जम्मू कश्मीर से नदारद है। बेतहाशा गर्मी कश्मीर घाटी के बाशिंदों को बेचैन कर रही है। जून के महीने में मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए सैलानी छुट्टियां बिताने कश्मीर का रुख करते हैं। लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर के मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सैलानियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान हो गए हैं। श्रीनगर में रात के तापमान ने 134 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
शनिवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्लोबल वार्मिंग कहिए, क्लाइमेट चेंज कहिए, क्योंकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उसका सीधा सीधा असर घाटी के मौसम पे दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है। और हालत यह है कि दिल्ली में जहां तापमान ठंडा हुआ, वहीं कश्मीर का तापमान दिल्ली से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तो इसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ के लोगों को इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए अब यहाँ के खासकर अगर आप युवाओं की बात करें तो जो झरने, नदी, नाले जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, वहां जाके जो है डुबकी लगा रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। चाहे डल लेक की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के जो कई सारे खूबसूरत जो नदी नाले हैं, वाटरफॉल्स हैं, वहां आपको अभी भीड़ दिखेगी और लोग नहाते दिखेंगे। तो इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। और अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो 35 डिग्री से ज्यादा एक दिन पहले जो है पारा गया और ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर रजिस्टर हुआ है जून में। और अगर आप मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो 134 साल का रिकॉर्ड टूटा बीती रात, जहां रात का तापमान तकरीबन 24 डिग्री तक रजिस्टर हुआ। तो साफ तौर पे घाटी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी का रिकॉर्ड सिर्फ रात के न्यूनतम तापमान का ही नहीं टूट रहा, दिन के तापमान ने भी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम और कोकरनाग जैसे पर्यटक स्थलों पर भी तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झरनों और तालाबों में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। गर्मियों की वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि बहुत ही गर्मी है और अब एसी भी काम नहीं कर रहा है। कश्मीर में अब टेम्परेचर 37 तक पहुँच गया है। अगर बात की जाए यहाँ की गर्मी की, जम्मू कश्मीर की में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में फेरबदल की वजह से कश्मीर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विशेषज्ञों ने तो चेतावनी दी है कि गर्मी के लिहाज से जुलाई और अगस्त के महीने जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक वायरल तस्वीर का दीदार कराते हैं। अमरावती में SRPF के दफ्तर में एक तेंदुए के घुसने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस दफ्तर के आसपास जंगल है, इन्हीं जंगलों से ये तेंदुआ इस दफ्तर तक पहुंच गया। सीसीटीवी में कैद तेंदुए को देखकर पूरे परिसर में दहशत का माहौल है। वन विभाग को इस बारे में सूचना दे दी गई और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने की मांग की गई। इस इलाके में पहले भी तेंदुआ दिख चुका है। आबादी वाले इलाके में तेंदुए के आने से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि तेंदुआ जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुरी में 27 तारीख से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन भक्तों में अभी से इस महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां चाक चौबंद हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। रथ यात्रा मार्ग पर AI इनेबल्ड CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। खुद ओडिशा के मुख्यमंत्री तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों और तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के धाम को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लिहाजा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान जगन्नाथ से जुड़ी आध्यात्मिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। तस्वीरें देखिए, कितना भव्य ये समारोह होता है, कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। सोने की झाड़ू से पहले शुरुआत की जाती है। भगवान जगन्नाथ की नगरी में सजने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा दरबार। पुरी में फिर बहेगी भक्ति की रसधार, फिर भक्ति के सागर में उतरेंगे श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में 27 जून से शुरू होने जा रही भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम सजाए और संवारे जा रहे हैं। अलग अलग पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं।
अलग अलग चित्रकार इस काम को समय पर संपन्न करने में लगे हैं। वो फेस्टिवल के लिए हमारा सबका घर में जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, वो जो सारी साज सज्जा करते हैं, वो इसी के लिए, वही फेस्टिवल के लिए वो सब डेकोरेटिव होते हैं। वही जो डेकोरेशन होते हैं ना, उड़ीसा का ट्रेडिशनल मोटिव चित्ता बोलते हैं इनको। वही चित्ता को लेके हम काम करता हूँ। इसी का ऊपर रथ चलेगा, 3 रथ चलेगा। 3 रथ रहने के लिए भी जगह है, इनके जगह के लिए भी पेंटिंग कंप्लीट हो गया। अभी तो 3 साल हो गए हम काम करता है, सारा दिन रात परिश्रम काम करता है। हम शुद्ध नॉनवेज नहीं खा के, पूरा शुद्ध शाकाहारी खा के सारा दिन सारा रात हम काम करते हैं। सब हमको बहुत आनंद लगता है। हम इस यहाँ पर बड़दान पर काम, हमको बहुत प्राउड भी लगता है कि जगन्नाथ को सेवा भी मिलता है। हर साल भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भक्त इस यात्रा में जुटते हैं। ऐसे में खतरा हर पल बना रहता है, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और उत्सव कैसे अच्छा और सुपरिचालित होगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज का बैठक वहाँ बुलाया गया था। सारी दुनिया के लोग इसी दिव्य अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व प्रस्तुति पहले से ही अधिकारी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन पर, और उनके साथ साथ एक मिनिस्ट्री कमेटी भी हम बनाए थे, और सब कमेटी आज फॉर टाइम वो सब बैठक प्रस्तुति ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज फाइनल बैठक था सुरक्षा की लेते हुए मेरे अध्यक्षता के बारे में, और निश्चित रूप से हमने पूरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा वर्षा का रथ यात्रा को संपूर्ण भावे कैसे वो इंसिडेंट फ्री होगा। माना जाता है कि जो इंसान भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस रथ यात्रा में भक्तों का हुजूम लगता है। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इन दोनों मंदिरों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। इस दौरान भीड़ की वजह से खतरा बना रहता है, लेकिन इस बार विशेष तैयारियां की गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 275 AI CCTV कैमरे अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है। किसी भी हादसे से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया है। 69 अस्थायी हेल्थ सेंटर, 64 एम्बुलेंस और अलग अलग अस्पतालों में 265 बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही 378 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ 3 अलौकिक सुंदर रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और फिर 7 दिन तक वहीं विश्राम करते हैं। इस दौरान तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के करनाल में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में गर्मी के मौसम की एक विशेष परंपरा निभाई गई। इस अवसर पर पूजा पाठ के साथ ही भजन कीर्तन से श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का पूरा वातावरण गूंज रहा था। सभी भक्त यहां ठाकुर जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखे। श्री गोवर्धन नाथ जी के इस मंदिर में आस्था और श्रद्धा की धारा बह रही है। ठाकुर जी के भक्त पूरे भक्ति भाव से उनकी आराधना में डूबे हुए हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण गूंज रहा है। दरअसल यहाँ पर हर साल की तरह एक विशेष आयोजन हुआ,
जिसमें ठाकुर जी को 500 किलो आम का भोग लगाया गया। हरियाणा के करनाल में स्थित ठाकुर जी का ये मंदिर 60 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर को हवेली शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गर्मी प्रारंभ होने पर ठाकुर जी को नाव में बैठाकर घुमाने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही गर्मी के मौसम में 500 किलो मीठे आम का विशेष भोग लगाया जाता है। ये भोग आम के साथ ही आम रस के रूप में होता है। तो आम का भोग लगाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। इसके पीछे मान्यता है कि एक बार ठाकुर जी गोकुल में अपने घर के आंगन में खेल रहे थे, तो एक गोपी वहाँ आम बेचने आती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे गोपी आम दे दो। तो गोपी कहती है इसके बदले मुझे ठाकुर जी क्या दोगे कृष्ण? तो वो अपने अंदर जाते हैं तो अपनी अंजलि भर के अनाज लेकर आते हैं। तो जब वो अनाज लेकर आते हैं तो जो पेड़ के नीचे गोपी बैठी है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी अंजलि में थोड़े से अनाज रह जाते हैं। लेकिन जो गोपी होती है वो भाव विभोर हो जाती है। उनकी मासूमियत को देखते हुए वो सारे आम उनको देती है और बदले में जो कुछ वो बचता है अनाज वो अपनी टोकरी में रख लेती है और चली जाती है। एकादशी के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और फिर पूजा पाठ और भजन कीर्तन के साथ ठाकुर जी को ये भोग लगाया गया। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो हमारे ठाकुर जी को आम बहुत प्रिय है। तो फलों का राजा आम है और हमारे जो ठाकुर जी है वो महाराजाओं के महाराज है, तो इसलिए उनको आम का भोग लगाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। 500 किलो का भोग लगाया गया ठाकुर जी को, जिसमें आम रस भी हर साल लगाया जाता है। गर्मी के इस मौसम में यहाँ लगातार ठाकुर जी के लिए आम के भोग आते रहते हैं। एकादशी के दिन बाकी सभी तरह के भोग रोककर उन्हें आम का विशेष भोग लगाया गया। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों की अगाध आस्था की तस्वीरें दिखाते हैं। खाटू श्याम बाबा के इस दरबार में निर्जला एकादशी से श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ना शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। रविवार को भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहा, जो बाबा के जयकारे लगाते हुए उनके दर्शन करने के लिए कतारबद्ध तरीके से बढ़ते हुए नजर आया। मुख्य मेला ग्राउंड की 14 कतार में घंटों गुजारने के बाद बाबा के दर्शन करने के लिए सब पहुंचे और दर्शन करने के बाद धन्य हो गए। निर्जला एकादशी से लेकर अभी तक 20 लाख से ज़्यादा भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं और ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। बात एंटरटेनमेंट की करेंगे। पंचायत का सीजन 4 कल दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। फुलेरा में इलेक्शन का सीजन है और प्रधान जी का चुनावी इम्तिहान होना है। ऐसे में सचिव जी भी चुनावी मैदान पर जलवा दिखाने के लिए तैयार है। पंचायत की स्टारकास्ट से जानते हैं कि इस सीजन में क्या कुछ धमाल होने वाला है। फुलेरा है, पंचायत है, तो जो कहानी जो होती है हमेशा सचिव जी फंसते हैं। तो सचिव जी ये क्या इलेक्शन आप ले आए हैं और बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अब सीजन 4 आ चुके हैं हम पंचायत के, तो इस बार सचिव जी क्या करने वाले हैं और इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब सचिव जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने टाइम तक इस गांव में रुकेंगे और इलेक्शन देखेंगे। तो अभी तो उनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि ये साइड लौकी वाली साइड जीते और कुकर वाली साइड हारे, क्योंकि उनकी तो आफत आ जाएगी अगर कुकर साइड जीत जाता है तो, क्योंकि अभी MBA का रिजल्ट बाकी है और उनको कुछ वक्त गांव में बिताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौकी जीते। लेट्स सी। तो टीम कुकर जो है वहां पर इस बार ना क्रांति आने वाली है। जो क्रांति जी है ना, बिल्कुल इस बार कमर कस के तैयार है अपनी सेना के साथ। तो क्रांति जी अभी मियाँ बीवी और ये आपके साथ में तीनों जो आपके हैं, इस बार क्रांति कितनी क्रांति मचाने वाली है? देखिए, क्रांति तो एक्चुअली साफ बोलूँ तो दिमाग तो सब जो है मनराकस का चलता है ना जी। तो जैसा जैसा बोलते जाते हैं हम तो करते जाते हैं और मुझे विश्वास है वो भी एकदम सही करते हैं। अब पता चलेगा कितना सही करते हैं। अब तक पंचायत में क्या वो बहुत ज़्यादा ना मेन डोमिनेटेड है, अकेली पड़ गई थी हमारी प्रधान जी मिसेस प्रधान जो है मंजू देवी। तो इस बार मंजू देवी को कितना टक्कर देने वाली है, नारी शक्ति कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, मंजू देवी वैसे मतलब हालांकि वो मेरी वो है ऑपोजिशन में है, लेकिन मंजू देवी कम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सबको संभाल रखा था लौकी वाले उसमें, और सबकी कमर उन्होंने खींच रखी थी, कमान अपने हाथ में ले रखी थी। तो नारी शक्ति कमजोर नहीं थी और अब
दूसरी नारी शक्ति भी कमजोर नहीं रहेगी। जी, तो इस बार काफी कुछ देखने को मिलेगा दोनों का, मतलब हाँ वो तो हम टशन। करेंगे, देखिए। नीना जी, अब तक आप अकेली तो लड़ रही नारी थी शौक सबसे, लेकिन इस बार क्रांति देवी टक्कर दे रही है आपको। आंदो आंदो। लेकिन पंचायत में सबसे ज्यादा दिल को छुआ था प्रहलाद जी का कैरेक्टर, तो फैजल जी मेरे साथ हैं। तो अब तो सेकंड सीजन में जो आपका ग्राफ उठा था, यू एक्चुअली मेड पीपल क्राई, तो इस बार क्या रहने वाला है आपका? फर्स्ट सीजन वाला हंसने हंसाने वाला अंदाज या देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड सीजन वाले इमोशंस के पल भी आपके कैरेक्टर साथ जुड़े रहेंगे? मजा है अब की बार बहुत, मतलब जिस तरीके से अभी है जहाँ पे हम हैं 4 में, वो हमें लग रहा है कि, क्योंकि इस शो का बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा होता जाता है जी। अब की बार हम सब ने मिलके जो लिखाई हुई है उसको लेके जब आगे बढ़े हैं, तो बहुत ही ब्लास्टिंग शो है वो फटेगा, मतलब नहीं कहते हैं कि लोग बम फटेगा, और वो मतलब 100% श्योर है कि बहुत अच्छा लगेगा लोग जी। वो सब कुछ है उसमें, जो आप जो एक शो को जो नहीं, इसके आगे जहाँ हम कहानी लेके जा रहे हैं उसमें सब है, उस स्पॉट में सब कुछ है जी। तो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो अगर यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन भी इतना स्ट्रांग है, खासकर हमारे बन राकस जो है उनके पास हमेशा गेम प्लान रेडी रहता है। तो इस बार आपकी रणनीति, अगर मैं न्यूज़ चैनल स्टाइल में पूछूंगा तो आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इन लोग को हराया जाए। ऑब्वियसली इतना सोचने के बाद तो उसी के पक्ष में हमने कुछ काम किए हैं, जो देखिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या काम किया? हमने दंड भेद कुछ काम किया है, जमीन पे कुछ काम किया? अभी तो हम पद पे आए ही नहीं हैं, तो काम क्या करेंगे? अभी तो पद पे आप हैं, तो आपका टांग खिंचाई के अलावा कर क्या सकते हैं? तो वही चल रहा है। इलेक्शन में वोट क्या पड़ा है वो जरा देखना है जी, तो यही 24 का इंतजार है। इनके पास जानवर खाने वाला एमएलए भी तो है जी। सबसे ज़्यादा जब पंचायत आया था तो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो मीम्स बनी विनोद के कैरेक्टर को, एंड आई थिंक यू वर द लाइक रियली डार्क शीप, बिकॉज आप जब आते हैं पर्दे पर एक अलग स्वैग आता है। आई डोंट नो, जेन ज़ी कनेक्टेड विद विनोद वेरी मच, सो व्हाट इज दैट थिंग इन विनोद? मैं सीरियसली आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज योर कैरेक्टर वाज वेरी रफ एज पे था, बट आपने उसको जैसे लोगों तक लेके आया, एंड युवा जो कनेक्ट हुए आपके वहाँ से, इतने मीम्स बन रहे थे, इतनी सारी चीज़ें दे वर यूजिंग, सो व्हाट वाज दैट स्वैग इन विनोद? आदमी की सरलता उसका सबसे बड़ा स्वैग होती है, तो वो विनोद में है। और गांव का या हर कोई एक जो जमीन से जुड़ा आदमी है, और जिसके अंदर कोई चापलूसी नहीं है, कोई तिकड़मबाजी नहीं है, तो दुनिया में सब लोग अच्छे लोगों से ही तो मिलना चाहते हैं।